नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मैथ्स में हमें फुल में से फुल मार्क्स लाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और समझ कर कॉन्सेप्ट क्लियर करके हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप जो है इसमें फुल मार्क्स ला पाओगे। और बिल्कुल ला पाओगे आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी? साक्षर मतलब होता है पढ़े लिखे हुए लोग। पढ़े हुए लोग जो गांव में हैं वो कितना है? 30%। देखिए टोटल जो रहेगा वो 100% रहेगा। इसमें से 30% लोग 30% लोग जो है वो पढ़े लिखे हुए हैं और बचे हुए कितने? 70%। ये कितने हो गए? असाक्षर यानी अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, ये एजुकेटेड पर्सन। तो हमें यही पूछा गया है कि जो साक्षर हैं वो कितने हैं, तो सीधा सीधा हमें जो जनसंख्या टोटल है 6600, इसका बस हमें 30% निकालना है। आंसर हमारे सामने होगा, ये हो जाएगा साक्षरों की संख्या। ठीक है, देखिए जीरो से जीरो जीरो, ये कितना बचेगा? 660 × 3। और यहाँ से आप देखोगे जीरो, 3×6 = 18, यहाँ से लगे 1, 3×6 = 18, 19, 1980, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। अगर यहीं पर जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो हमें पूछा जाता कि कितने होंगे, तो हम बस 6600 का 70% निकाल लेते तो हमें वो भी मिल जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को 16,800 में बेचकर 800 रुपए लाभ कमाया है, तो टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए, प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन को इतने में बेचा है, यानी आप देख रहे हो कि ये जो हमारी जो है सेलिंग प्राइस है, ये 16,800। इस पर हमें कितने का? 800 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। सीधा सीधा हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 16,800 में बेचकर 800 का प्रॉफिट कमाया है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होना चाहिए फिर? 16,000 होना चाहिए, क्योंकि 800 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो 800 रुपये ज़्यादा हम बेची होगी, सीधी सी बात है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी होगी? 16,000। अब 16,000 है तो जाहिर सी बात है जो हमारी मार्क प्राइस है इस पे हमने कितने का? 20% का जो है वो छूट दिया था। तो ये यही जो है हमारी यहाँ से जो 20% छूट दिया है, इसी के माध्यम से हम मार्क प्राइस निकालेंगे, यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस है इसी के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, यानी आप देखोगे कि 16,000 इंटू कितने का? 20% का छूट दी हुई थी, तो 100/80। तो यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 8×2 = 16, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 20,000। तो 20,000 जो रही थी वो अंकित मूल्य थी, इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, अंकित मूल्य जो रही वो 20,000 रही। तो इस तरीके से हमें ये वाला प्रश्न जो है करना था। देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है यहाँ पर 16,800, इतने में हमने बेची है तो हमें 800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से 800 घटा देता हूँ 16,800 में थी, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। अब जो 16,000 हैं अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी हुई है, वही मैंने मान लिया कि इस तरीके से मान सकते हो आप। इस पे जो है वो 20% की छूट दी हुई है, यानी 80/100। तो ये किसके? 16,000 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा जो है वो 20,000 मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, एक्स मान के भी कर पाओगे। तो जिस तरीके से आपको प्रॉफिट लगे, जो आपको आसान लगे, वो आप मेथड अप्लाई कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न में हमें क्या बोला गया है।
कि एक व्यक्ति 2,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाता है, 3 वर्ष बाद उसे कितना धन प्राप्त होगा, ये पूछा गया। अमाउंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 2,000, रेट हमें दी हुई है 5%, टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 ईयर, ठीक है, ये 3 वर्ष दिया। क्या निकालना है? अमाउंट हमें निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज है, याद रखना है, साधारण ब्याज नहीं है। फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं करना, जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो आप करिए, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अमाउंट होता क्या है। अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। प्रिंसिपल हमें पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। देखिए 2,000 रुपए पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ, कितने, 3 साल हैं तो 3 मैंने ऐसे खींची, कितना, 5%, 5%, 5%, 5%। देखिए इसका 5% निकालूंगा तो 2 जीरो जाएंगे तो ये बचेगा 100, ये भी 100 आएगा और ये भी 100 आएगा। अब ब्याज पर भी ब्याज चलेगा, यानी इस पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा इसका 5%, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5% देखोगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसका इधर भी जाएगा तीसरे वाले में तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका इधर में आएगा दूसरे वाले का तीसरे वाले में तो ये 5 आएगा, और फिर ये जो बचा है ब्याज ब्याज तो इस पे भी आ जाएगा, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 0.25। 5% जब आप निकालोगे, 5% का 5% निकालोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 25/100 यानी 0.25, इतना ही तो होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो हमारा है ये पूरा ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 300 तो ये हो गया हमारा, 5 5 दूनी 10, 5 3 15 ये, और ये कितना है 0.25, तो 315.25 ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए हमें प्रिंसिपल हमें पता है कितना है हमारा, 2,000 है, और इसमें हमें जोड़ना कितना है, 315.25, तो इसको जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, 2,315.25, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कभी कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान से कैलकुलेशन थी। वहीं अगर आप इसे फॉर्मूला लगाते, 3 साल का अमाउंट, पता नहीं क्या फॉर्मूला होता है, मुझे तो याद भी नहीं है। फॉर्मूला आप देख लेना, लगा के देख लेना, डिफिकल्टी होगी। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आसानी होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि एक्स वाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स अपॉन वाई 3/4 है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ से x की वैल्यू 3 रखूंगा, y की वैल्यू 4 रखूंगा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 5x - 2y अपॉन 7x प्लस 2y। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 रखूंगा, यहाँ पर 3 पंजे 15 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 7 के 21 प्लस 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7, क्योंकि 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और ये हो जाएगा 29। तो 7/29 यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखिए एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात पूछा गया कितना। तो कभी भी आप हमेशा याद रखना, जो काम करने की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता, जैसे कि यहां पर दी हुई है 3:4 दी हुई, और कितने दिन में समाप्त किए हैं, कितने दिनों में काम खत्म किया है, उसका प्रोपोर्शनली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 1/4। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम देखेंगे तो 4 को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। तो ये हमारा आंसर आ जाए। तो ये तो हो गए डेज, और ये हो गई एफिशिएंसी या कहा जाए क्षमता। ठीक है, तो क्षमता का सीधा उल्टा जो होता है वो हमारा होता है दिन, या कहा जाए दिन के उल्टे जो होते हैं वो क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए।
तो ऐसे भी आप रख सकते हो, क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिनों के। ठीक है, तो ये आप याद रखना हमेशा कि अगर मान लो आपके दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो आपकी क्षमता कम होगी, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो दिन कम है। सिंपल सा है, अगर कोई काम आप बड़ी क्षमता से करते हो, एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा है किसी काम को करने की, तो जाहिर सी बात है उसे कम टाइम में ख़त्म कर लोगे। और आपकी क्षमता ही नहीं है, आप मरे दुले हो, बिल्कुल ही दौड़ नहीं पा रहे या कुछ भी काम हो, तो आपको जाहिर सी बात है उसमें आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इसीलिए क्षमता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दिनों के। अगला प्रश्न देखिए, पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ए कितने दिन में, ए कितने 6 घंटे में भर रहा है, वही अगर बात की जाए बी जो है वो 8 घंटे में। तो टोटल हम निकाल लेते हैं भाई, टोटल जो टंकी में पानी भर रहा है वो कितना है। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 और 8 तिया 24 जो रहेगी वो बी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने 2 घंटे साथ में काम किया है, 2 घंटे बाद ही तो जो है ए के द्वारा छोड़ा गया है। तो मैं देखूं कि 2 घंटे में, 2 घंटों में इनके द्वारा टंकी जो भरी गई है, टंकी भरी गई है वो कितनी भरी गई है, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे 4 + 3 और इंटू 2 करूंगा क्योंकि 2 घंटे में, तो 7 7 दूना 14। तो भाई 24 में से देखा गया कि 24 में से 14 तो भर चुकी है ऑलरेडी, बचा हुआ कितना है, 10 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 10। अब जो 10 ये बचा हुआ है बाकी का, ये किसके द्वारा किया जाएगा, बी के द्वारा किया जाएगा क्योंकि ए तो छोड़ के जा चुका है। तो शेष जो बचा हुआ है, शेष 10 बचा हुआ है, एफिशिएंसी आप देखोगे कितनी है, 3 है। तो 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो बी द्वारा बचा या शेष टंकी भरने में लगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3 घंटे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए डी ऑप्शन इसका आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 9 संख्याओं का औसत 11 है, बाद में ज्ञात होता है कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित किया गया है, तो सही औसत निकालना है। सबसे तो हमें पहले तो टोटल जो संख्याएं हैं उनका पता होना चाहिए, टोटल कितनी संख्याएं हैं। देखिए 9 संख्याएं हैं टोटल और उनका औसत इतना है, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये कितनी हो रही है, 99। सभी का योग मिला के हमें 99 मिल रहा है। अब इनमें से क्या हुआ है कि 23 को 32 लिख दिया, भाई 23 लिखना था, 23 लिखना था, लेकिन क्या किया है इन्होंने 32 लिख दिया है इसकी जगह। तो ये जो है इसमें 32 जुड़ गया है, 23 जुड़ना था। तो अगर मैं 99 में 32 घटा देता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना, देखिए ये कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गई। तो ये 32 हमारा खत्म हो गया इसमें से। अब हमें जोड़ना कितना है, सही संख्या पाने के लिए 23 जोड़ना है, तो मैं इसी में 23 जोड़ दूंगा। ये माइनस किया है, ये प्लस किया है, तो ये 0 कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 हो गया। अब हमें पता है कि टोटल हमारी जो संख्याएं हैं उनका योग 90 है। औसत हमें निकालना है कि सही औसत, 9 संख्याएं थी, टोटल हमें पता है 9 है, 9 संख्याएं, तो आप देखिए 10 एवरेज हो जाएगा। सही एवरेज जो आएगा इसका 10 आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें बताना है HCF यानी हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर हमें बताना है। संख्या दी हुई है 2/3, 4/5, 6/7। तो जब भी आपको इस तरीके से भिन्न में दबी संख्याएं दी हुई हों, तो जैसे यहाँ पर HCF निकालना है इसका, HCF, तो क्या करना है आपको, ऊपर वाली संख्याओं का यानी जो अंश है, इसे हम अंश बोलते हैं, अंश का HCF और नीचे वाली यानी हर का
एलसीएम निकालना है, ठीक है, याद रखना। और अगर ये आपसे यहीं से एलसीएम पूछा जाता तो बस इसका उल्टा कर देते, एलसीएम यहाँ पर एलसीएम हो जाता और यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना, तो देखिए ये एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर। ऐसे हमें संख्या देखनी है कि ये तीनों जो है वो डिविजिबल हो जाए, ये 2 से चली जाएंगी तीनों, ठीक है, इससे बड़ी तो है नहीं है क्योंकि ये तो 2 ही है। तो 2 जो है इसका आ जाएगा एचसीएफ, और नीचे देखिए एलसीएम देखोगे आप इन सब का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 15×7 = 105। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/5 HCF, यानी हमारा देखिए इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ए तथा बी एक व्यापारी में क्रमशः 36,000 और 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि 5,500 के वार्षिक लाभ से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है, हमें कितना होगा। ओके, प्रत्येक का हिस्सा देखिए ए बी, इसने कितने लगाए हैं 36,000, इसने कितने लगाए हैं 63,000। भाई दोनों की टाइमिंग सेम है, मतलब 1 साल के लिए लगाया गया है, तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से यहाँ पर करूंगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका देखिए एलसीएम देखते हैं हम, 9 चौक 36, 9 7 63, ठीक है, 4:7 आया है। ये इनका प्रॉफिट है, दरअसल जो है ये क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखिए, जब इनका ये प्रॉफिट आ रहा है टोटल, देखिए ये 11 हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है टोटल, और यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 5,500 दिया हुआ है, यानी 11 की वैल्यू आप देखोगे 5,500 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखिए ए की निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू 500 है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 500 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। इसी तरीके से बी का कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 × 500, यानी 7×5 = 3500, 2,000 और 3500, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। तो इस तरीके से इनका प्रॉफिट का हिस्सा। अगला प्रश्न देखिए, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो व्यास की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी। अर्धवृत्त आपको पता है आधा वृत्त होता है, ये होता है कि नहीं होता। देखिए पूरा वृत्त आपको पता होगा, इसका परिधि या परिमाप कहा जाए 2πr होती है, 2πr होती है, लेकिन ये तो आधा है, तो आधा तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो है इसकी पाई हो जाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है r है ना, तो +2r, तो ये हो जाएगा हमारा इसका अर्धवृत्त का परिमाप। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप है वो किसके बराबर है, 2πr के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से हमें व्यास की लंबाई, मतलब व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी, ठीक है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अच्छा ये परिमाप नहीं, क्षेत्रफल करना है, यहाँ पर मैंने परिमाप लिख दिया, इसको क्षेत्रफल πr², ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। तो यहाँ से देखिए एक r और एक r ये कट गई, तो यहाँ से मैं इनको हटाने वाला, ये कितना हो जाएगा, देखिए इनकी वैल्यू रखेंगे हम पाई की, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है इसको सॉल्व करना है, पाई के फॉर्म में नहीं दिया, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 + 2 = 22/7 r। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 × 14, 14 में जब आप 22 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, 14 में 22 जोड़ोगे 36/7, और इधर हमारा कितना है 22/7 r। ओके, तो देखिए 7 से 7 तो कट जा रहा है, 22 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो r = 36/20, तो ये 2 से चला जाएगा 18 बार, और ये 11 बार। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 11 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 2 8 16, ठीक है ना। देखिए 2 11, हमें निकालना क्या है, इसमें व्यास की लंबाई निकालनी है, तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से इसे अभी इतना ही रहने देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए r हमारी जो आ गई है वो 18/11 आ गई है, ये तो r है, हमें निकालना है व्यास। व्यास होता है 2r, d = होता है 2r, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है,
तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 18 इंटू 2/11। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 18 दूना 36/11। ठीक है, तो 11 से जब मैं से डिवाइड करूँगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 बार जाएगा 33, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर 36 है तो 3 बचा और बटा 11, तो 3 सही 3/11 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।